नमस्कार। तो चलिए आज 2018 के सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम के पेपर को डिकोड करते हैं। हम सिर्फ जवाब नहीं रटेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर सेट करने वाले सोचते कैसे हैं, ताकि किसी भी सवाल के लिए हम पूरी तरह तैयार रहें। तो शुरू करते हैं ये सफर। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका आखिर है क्या? क्या घंटों तक बस पढ़ते रहना सही है या फिर कोई स्मार्ट तरीका भी है? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब पता है, बहुत ही सिंपल है। एक असली पेपर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके। इससे हमें पेपर का पैटर्न समझ आता है और ये भी पता चलता है कि कौन से टॉपिक सबसे जरूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे 2018 के पेपर पर आते हैं और हमारा पहला पड़ाव है पॉलिटिकल साइंस। तो पहला सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से 19 तक देखेंगे और ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग और गवर्नेंस जैसे टॉपिक से सवाल असल में बनते कैसे हैं। चलिए फटाफट से 1 मार्क वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये सीधे सीधे आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। फिर जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र का क्या मतलब है? मतलब वो एरिया जिस पर किसी का कानूनी अधिकार हो। अफ्रो अमेरिकन कौन थे? ये उन अफ्रीकियों के वंशज थे जिन्हें गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था। और 2006 में भारत में कितनी नेशनल पार्टियां थी? जवाब है 6। देखिए इन सवालों में बस टू द पॉइंट रहना है। चलिए अब एक ऐसा सवाल देखते हैं जो थोड़ा सोचने वाला है। श्रीलंका में जो इतने सालों तक सिविल वॉर चला, उसकी असली वजह क्या थी? इसकी जड़ में था मेजॉरिटेरियनिज्म, मतलब बहुसंख्यकवाद। हुआ ये कि 1956 में सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सरकारी नौकरियों में भी उन्हीं को तरजीह दी जाने लगी। बस इसी वजह से तमिल लोगों को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और यही एहसास सिविल वॉर की वजह बना। अगला सवाल है कंपैरिजन वाला। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं ये देखने के लिए कि आप दो मिलती जुलती चीज़ों का फर्क समझते हैं या नहीं। तो म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या अंतर है? फर्क बिल्कुल साफ है और ये सब शहर के साइज पर डिपेंड करता है। म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका छोटे शहरों में होती है और उसके हेड को प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहते हैं। वहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम बड़े मेट्रो शहरों के लिए होता है और उसका पॉलिटिकल हेड होता है मेयर। ओके, अब आता है एक बड़ा 6 नंबर का सवाल जिसमें आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड जवाब लिखना होगा। सवाल है, इंडियन फेडरल सिस्टम के खास फीचर्स क्या क्या हैं? पूरे 6 नंबर चाहिए तो कम से कम 5-6 सॉलिड पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। पहला, ड्यूल गवर्नमेंट यानी सेंटर और स्टेट लेवल पर सरकार। दूसरा, पावर का साफ साफ बंटवारा। तीसरा, हमारा संविधान लिखा हुआ है और काफी हद तक रिजिड है। चौथा, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो झगड़े सुलझाती है। और आखिर में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कमाई के सोर्सेज भी सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन पर, ज्योग्राफी। देखते हैं क्वेश्चन 20 से 28 में जमीन, रिसोर्स और एनवायरनमेंट से जुड़े कैसे सवाल पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में भी 1 मार्क वाले सवाल सीधे फैक्ट्स पर होते हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण डिफॉरेस्टेशन या ओवरग्रेजिंग, एक फेमस वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर, मिनरल्स कौन से चट्टानों में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, और इंडिया का एक नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक। अब एक प्रैक्टिकल सवाल है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के कटाव को, मतलब सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके 2 सबसे असरदार तरीके हैं। पहला है टेरेस फार्मिंग, मतलब ढलानों पर सीढ़ियां बनाकर खेती करना, और दूसरा है कॉन्टूर प्लोइंग। ये दोनों ही तरीके पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं, जिससे मिट्टी अपनी जगह पर टिकी रहती है। ये एक टिपिकल 6 नंबर का ज्योग्राफी का सवाल है जो दिखाता है कि खेती और मौसम का कितना गहरा कनेक्शन है। सवाल है कि इंडिया की मेन फूड क्रॉप चावल उगाने के लिए सबसे बढ़िया ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं? तो देखिए, चावल को चाहिए गर्मी और खूब सारी नमी, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा और ऐसी मिट्टी जो पानी को होल्ड कर सके। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल प्रोड्यूसर है और वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसके मेन स्टेट्स हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन इकोनॉमिक्स पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 29 से 35 में पैसे, बिजनेस, डेवलपमेंट और कंज्यूमर राइट से जुड़े सवाल कैसे पूछे गए। इकोनॉमिक्स में भी
1 मार्क वाले सवाल अक्सर डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? वो छोटी मोटी यूनिट्स जो सरकारी कंट्रोल से बाहर होती हैं और जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ट्रेड बैरियर क्या होता है? ये वो रुकावटें हैं जैसे इंपोर्ट टैक्स जो सरकारें विदेशी व्यापार को कंट्रोल करने के लिए लगाती हैं। और कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? 1986। अगला सवाल एक बहुत पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। इसके 3 मेन काम क्या हैं जो पूरी दुनिया के ट्रेड पर असर डालते हैं? तो WTO का मेन मकसद है दुनिया भर में ट्रेड को आसान बनाना और बढ़ावा देना। ये टैरिफ जैसे ट्रेड बैरियर्स को हटाने की वकालत करता है, देशों के लिए ट्रेड के नियम बनाता है और अगर कोई झगड़ा हो तो उसे भी सुलझाता है। और ये रहा हमारा आखिरी 6 नंबर का सवाल जो इंडिया के क्रेडिट सिस्टम के बारे में है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या फ़र्क है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क है रेगुलेशन का। जो फॉर्मल सोर्स हैं जैसे बैंक्स, उन पे RBI का कंट्रोल होता है और उनकी ब्याज दरें भी कम और फिक्स्ड होती हैं। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सोर्स जैसे साहूकार, जिन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। वो मनमाना ब्याज वसूलते हैं जिससे लोग अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो इस पूरे पेपर को देखने के बाद क्या सीखने को मिला? पहली बात, 1 मार्क वाले सवालों का जवाब सीधा और छोटा होना चाहिए। दूसरी, जहां कंपैरिजन पूछा जाए वहां टेबल बनाकर या पॉइंट्स में जवाब दें। तीसरी, 6 मार्क वाले सवालों में कम से कम 5-6 अच्छे पॉइंट्स जरूर लिखें। और चौथी, हमेशा टेक्स्ट बुक के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। ये स्ट्रैटेजीज आपको बहुत काम आएंगी। और अब आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद अपनी तैयारी में वो एक कौन सा बदलाव है जो लाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही आपकी कामयाबी की चाबी हो सकती है।